नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपनी इस व्याख्यान के अंतर्गत जो अपना पिछला व्याख्यान था उसी क्रम में जो कुछ जीएसटी की महत्वपूर्ण मदें थे या कुछ ऐसे शब्द थे जिनकी 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 अर्थ या परिभाषाएं हमें समझनी थी, उसी श्रृंखला के अंतर्गत अपन जो है उस पार्ट सेकंड में उस आगे की जो कुछ और मदें हैं उनके बारे में भी अभी अपन अध्ययन करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है ई कॉमर्स। आजकल आप बहुत नाम सुन रहे होंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, यानी बहुत से लेन देन आजकल इलेक्ट्रॉनिकली होता है। एक तरह से हम कर सकते हैं कि बैंक में नेट बैंकिंग से जो पैसा जमा होता है निकालते हैं वो भी ई कॉमर्स है। फिजिकली आदमी पैसे निकालने के लिए एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देते हैं। घर बैठे भी कर सकते हो, बैंक से भी करवा सकते हो। ये तो एक साधारण सी बात है जो कि अपन की रूप से देखते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात मिलेगी, जैसे आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हो, ई कॉमर्स का रूप है। यानी वस्तु या सेवा जिसमें डिजिटल उत्पाद को भी सम्मिलित करते हैं कि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर आपूर्ति की जाती है, तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? जो इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म होता है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, उसको संचालित करने वाले या उसके स्वामी जो होते हैं, उसको कंट्रोल करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामी है। जैसे अपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको अपन ई कॉमर्स ऑपरेटर का नाम दे सकते हैं। वेल नोन बात है, लेकिन ये जो टर्म है इसका बहुत बड़ा रोल है वो आजकल के इस डिजिटल युग में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता, जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कहते हैं। वास्तव में ये एक तरह से एक पंजीकृत व्यवसाय या करदाता जो है उसका ये एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया कैश काउंट है, रोकड़ खाता है। जिसके द्वारा वह अपने कर, ब्याज और अर्थदंड का भुगतान कर सकता है। वह यानी जो पंजीकृत करदाता है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से नेफ्ट या आरटीजीएस की मार्फत इस खाते में धन जमा कराता है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली पैसा जमा कराता है। और इस रोकड़ खाते में जो पैसा इस तरीके से जमा कराया जाता है उसका प्रयोग कर के भुगतान में, ब्याज के भुगतान में और अर्थदंड अगर कोई लगता है तो उसके भुगतान में किया जाता है। और उसके बाद में ये भुगतान करने के बाद बाकी जो राशि बचती है वो उसके शेष के रूप में प्रकट होती है। यह खाता हर समय अद्यतन यानी अपडेटेड रहता है। जो भी पैसा जमा करवाया जाएगा तुरंत इसकी एंट्री आएगी, प्लस हो जाएगा इस खाते में, और जो ही कोई कर, ब्याज या अर्थदंड के रूप में पैसा भुगतान होगा तो इसमें से माइनस होकर के उसका बैलेंस आता रहेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। एक बात और अपन को ये बात समझने की है कि जीएसटी के अधिकांश का काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। पंजीयन से लेकर रिटर्न फाइल करना, टैक्स का भुगतान करना, कर की वापसी लेना, असेसमेंट होना, कर की वापसी लेना,
सभी प्रकार के कार्य जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। इसलिए इन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है? ये भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक खाता होता है करदाता या पंजीकृत व्यवसायी का, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा जो भी इनपुट्स खरीदे गए हैं या जिनकी इनपुट्स की आपूर्ति उसके द्वारा ली गई है व्यवसाय में प्रयोग हेतु, ऐसे इनपुट्स चाहे इस तरीके की आपूर्ति उसको केवल इनपुट्स की ली गई हो या कैपिटल गुड्स की भी ली गई हो, यानी कोई भी आपूर्ति जो उसने ली है उस आपूर्ति पर जो कर का भुगतान ऐसी आपूर्ति लेते समय किया गया था, ऐसे किए गए भुगतान की जितनी राशि होती है वो इस खाते में जमा की जाती है। इसको अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट कर जमा जो ली गई आपूर्ति के सामने होती है इस खाते में जमा की जाती है। ये कर जमा जब एक करदाता अपनी सेल्फ असेसमेंट के रूप में जब वो अपनी विवरणी दाखिल करता है, कर निर्धारण विवरणी में जो कुछ भी वो बताता है उसको एक बार अस्थायी रूप से जमा कर दिया जाता है, क्योंकि इस खाते में उसका पैसा जमा है। इस जमा का प्रयोग उस करदाता के द्वारा की गई आपूर्ति के ऊपर जो आउटपुट टैक्स बनता है उसमें से इसको घटाने में किया जाता है। और यदि आउटपुट टैक्स की राशि इस जमा राशि से अधिक है तो शेष राशि वो भुगतान करेगा, शेष राशि को वो रोकड़ खाते में और जमा करा देगा। अन्यथा यदि ये क्रेडिट की राशि उसकी अधिक है और आउटपुट टैक्स की राशि कम बनती है तो उसे रिफंड लेने का अधिकार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट खाता है ये, क्योंकि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी में से निकाल दिया जाता है तो जीएसटी में कुछ नहीं बचता। ये एक बहुत बड़ा इसका एक अपनी कह सकते हैं कि पूरी जीएसटी की बैकबोन जो होती है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है और ये इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा रहती है। करमुक्त आपूर्ति, एग्जम्प्ट सप्लाई। करमुक्त आपूर्ति कोई भी माल या सेवा की ऐसी आपूर्ति होती है जिस पर या तो कर की दर शून्य होती है या जिसकी आपूर्ति को सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत करमुक्त घोषित कर दिया गया हो, अथवा तीसरी कैटेगरी इस प्रकार की एग्जम्प्ट सप्लाई में होती है जिनको की गैर कर योग्य आपूर्ति में यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई में सम्मिलित किया गया। ये तीन प्रकार की स्थिति करमुक्त सप्लाई के बारे में हो सकती है। जैसे शून्य दर वाली यानी जिन पर कर की दर शून्य है यानी बिल्कुल कर नहीं लगता, वो लिए एग्जम्प्ट हुई। इसमें खाद्यान्न, पुस्तकें सम्मिलित करते हैं। दूसरे प्रकार की करमुक्त आपूर्ति के अंतर्गत जैसे सीजीएसटी की धारा 11 के अंतर्गत या आईजीएसटी की धारा 6 के अंतर्गत जिन्हें करमुक्त घोषित कर दिया गया हो वो इस आपूर्ति को करमुक्त आपूर्ति कहते हैं। और तीसरे प्रकार की वो जो जीएसटी के अंतर्गत जिसको दायरे में नहीं आती वो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की आपूर्ति को भी अपन करमुक्त आपूर्ति कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, मानवीय उपभोग की शराब। ये तीन प्रकार की ऐसी कैटेगरी हैं जो एग्जम्प्ट सप्लाई के अंतर्गत आती हैं, जिनके ऊपर बिल्कुल भी कर नहीं लगता। कौन सा कर? जीएसटी नहीं लगता। ये ध्यान रखने की बात।
नेक्स्ट, स्थायी संस्थापन, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं? स्थायी संस्थापन, ये शब्द भी आपको कई जगह इसका उपयोग किया जाएगा। वैसे स्थायी संस्थापन का सीधा सा अर्थ ये है कि एक व्यवसाय का पंजीकृत स्थान होता है जहां पर से उसकी व्यवसाय की मुख्य गतिविधियां संचालित होती हैं, लेकिन उस पंजीकृत स्थान के अलावा कोई अन्य ऐसा स्थान है, यानी पंजीकृत स्थान तो होता ही है लेकिन उसको छोड़ करके भी कोई ऐसा स्थान है जहां पर कि स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं की आपूर्ति करने या सेवाओं की आपूर्ति लेने के संबंध में स्थायी रूप से कोई तकनीकी या मानवीय जो ढांचा है वो स्थापित होता है। तकनीकी और मानवीय ढांचा स्थायी रूप से बनाया हुआ होता है तो उसे स्थायी संस्थापन कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो काम एक रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत स्थान के ऊपर होता है वैसा ही कार्य किसी ऐसे अन्य स्थान पर भी होता हो तो वो स्थायी संस्थापन हो गया। 21वें मुख्य रूप से इसके अंदर सेवाओं की आपूर्ति करने और लेने के बारे में है जो कि स्वयं की आवश्यकताओं के लिए हों व्यवसाय की, और ऐसा निश्चित रूप से मानवीय और तकनीकी ढांचे के बिना तो कोई एस्टेब्लिशमेंट हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पर मानवीय और तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध हों और वो स्थायी रूप से सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसा कि किसी पंजीकृत स्थान पर भी होती हैं लेकिन वो उस स्थान से अलग होती हैं ऐसी सुविधाएं, तो उनको स्थायी संस्थापन कहते हैं। माल की परिभाषा है गुड्स सभी प्रकार की चल संपत्तियों जिनमें अभियोग्यों के दावे, खड़ी फसलें, ये जिन्हें भूमि से अलग करके बेचा जा सकता है वो भी शामिल होती है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि आपको जो जैसे स्थायी संपत्ति के रूप में ऐसी समझ, जैसे मशीनरी है, एक सपोज करो मशीनरी को भी माल की परिभाषा में लिया जाता है, वो भी माल हो सकता है। मशीनरी खरीदे बेचे तो वो माल हो गया, यद्यपि वो है ऐसी संपत्ति जिसको स्थायी संपत्ति कहते हैं, लेकिन यदि उसका खरीद बेच का काम हो तो वो भी माल हो गया। यहाँ माल से भी प्रकार सभी प्रकार की चल संपत्तियों से है, और यहाँ तक कि उसमें खड़ी हुई फसल भी माल की श्रेणी में आती हैं, जिन्हें अलग करके बेचा जाता है वो भी माल की श्रेणी में है। अभियोगों के दावे होते हैं, क्लेम्स होते हैं एक्शनेबल, वो भी इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि माल में तो सभी आ गए, माल क्या नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट बात होती है। तो माल को किस चीज़ को अपन माल नहीं मानते हैं वो ध्यान रखने की बात है। मुद्रा होती है ना, जो पैसा रुपया जिसको ये मुद्रा कोई भी हो करेंसी, वो माल की श्रेणी में नहीं आती है। दूसरा, अंश, ऋण पत्र या अन्य कोई ऐसी प्रतिभूतियां जिनको हम सिक्योरिटीज कहती हैं वो माल नहीं है, तो वो जीएसटी के दायरे में आएंगी नहीं। और तीसरी जो अचल संपत्तियां हैं जैसे भूमि और भवन, ये माल की श्रेणी में नहीं आती। तो क्या हुआ, अचल संपत्ति, प्रतिभूतियां और मुद्रा, ये तीन चीजें माल नहीं, बाकी सब चीजें माल की श्रेणी में आ गई। इनपुट पूंजीगत माल को छोड़कर, है ना, पूंजीगत माल को छोड़कर कोई भी सामान जिसे आपूर्तिकर्ता ने अपने व्यवसाय के दौरान अथवा उस व्यवसाय की वृद्धि के लिए उपयोग किया हो अथवा उपयोग करने का इरादा हो। बहुत सिंपल सी बात हुई कि एक व्यवसाय के संचालन हेतु या उसकी अभिवृद्धि के लिए पूंजीगत माल को छोड़ करके जो सामग्री यूज की जाती है या जो सामान प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है व्यवसाय में, उसको हम इनपुट कहते हैं। व्यवसाय के लिए उसका यूज हो, वो पूंजीगत सामान नहीं हो और जिसे आपूर्तिकर्ता ने अपने व्यवसाय के लिए यूज किया हो, काम में लिया हो, तो वो इनपुट हो गया। इनपुट सर्विस ऐसी कोई सेवा जिसे पंजीकृत करदाता ने अपने व्यवसाय के संचालन या अभिवृद्धि के लिए उपयोग किया हो, तो उसे हम इनपुट सर्विस कहते हैं।
ठीक है, जैसे इनपुट्स हैं वैसे इनपुट सर्विस हुआ। इनपुट जो है वो माल को छोड़कर अन्य कोई माल के बारे में हुआ, और ये सेवा के बारे में कोई सेवा ली गई हो तो उसे इनपुट सर्विस कहते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये आईएसडी बहुत यूज होगा, इसको आगे के चैप्टर्स में अपन देखेंगे। आईएसडी का प्रयोग कई जगह होगा बार बार, और बार बार जो आईएसडी होगा तो आपको ध्यान आना चाहिए कि आईएसडी किसे कहते हैं। जब माल और सेवा कर कानून होता है, उसमें एक पंजीकृतकर्ता तो होता है, वो अपने उपयोग की गई इनपुट या इनपुट सेवा पर जो कर चुकाता है उसकी जमा वो अपने आउटपुट टैक्स में से उपयोग करता है। ये एक जीएसटी का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है कि जितनी आपूर्ति की जाती है उस पर जो आउटपुट टैक्स बनता है उसमें से जितने उसने माल खरीदा या जो उसके इनपुट्स थे या जो इनपुट सर्विसेज थी, उसको लेते टाइम जो टैक्स पेमेंट किया था, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, वो उसमें से घटा दिया जाता है, यानी उस जमा को उपयोग किया जाता है। ये एक साधारण प्रक्रिया है। एक बड़ी कंपनी जो होती है जिसकी कई शाखाएं होती हैं, वहाँ पर एक प्रधान कार्यालय यानी हेड ऑफिस होता है, और रीजनल ऑफिस यानी आरओ भी होते हैं। ये प्रधान कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय भी कुछ सेवाओं का उपयोग करते हैं, और जब वो सेवाओं को उपयोग करेंगे तो उनको ऐसी उपयोग की गई सेवाओं के ऊपर जो है वो इनपुट टैक्स चुकाना पड़ेगा। जो ही उन्होंने सेवा ली तो उनके पास एक बीजेक आया जिसमें इनपुट सर्विस टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया इनपुट सर्विस के रूप में। इस प्रकार के जो इनपुट टैक्स हुआ, चूंकि ये जो प्रधान कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, इनकी कोई खुद की बिक्री न के बराबर होती है या नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश बिक्री शाखाएं करती हैं। तो इनको जो इन हेड ऑफिस या जो क्षेत्रीय कार्यालय को जो उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट थी, उसे ये अपनी शाखाओं को विस्तृत कर देती, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं उनकी शाखाओं की बिक्री के अनुपात में, या कोई रेशियो होता है उसके रेशियो। तो इस प्रकार की जो का वितरण है, ऐसा वितरण करने वाले आईएसडी कहलाते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि ऐसी जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले पंजीयन कराना आवश्यक होता है, चाहे उसका जीएसटी में पंजीयन हो। यदि वो इस प्रकार की इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसे पंजीयन कराना आवश्यक होता है। यह पंजीयन उसको अलग से कराना ही होगा, चाहे उसकी आपूर्ति का मूल्य कितना भी क्यों ना हो। जैसे अपन कहते हैं कि जीएसटी में पंजीयन 10 लाख 20 लाख 40 लाख के लिए होना जरूरी है, लेकिन आईएसटी में पंजीयन जो होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो पंजीयन उससे कितनी भी आपूर्ति हो, उसमें अगर इस प्रकार क्रेडिट को वितरित किया जाता है तो पंजीयन अनिवार्य होता है। इनपुट या आदान कर, इनपुट टैक्स, इनपुट या आदान कर जिसको कहते हैं, इनपुट टैक्स किसे कहते हैं? इनपुट टैक्स जो इनपुट लिए गए, यानी जो चीजें क्रय की गई, जो सेवाएं ली गई, उनके ऊपर दिया जाने वाला कर जो होता है वो इनपुट टैक्स कहलाता है। एक पंजीकृतकर्ता द्वारा उपभोग की गई या उपयोग की गई वस्तु या सेवा पर चुकाया गया, चाहे वो सीजीएसटी है, चाहे वो एसजीएसटी, यूजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, चाहे वो आईजीएसटी है, इसको हम इनपुट कर कहते हैं। और इस प्रकार के कर में ये चीजें भी शामिल होती हैं। जैसे जब माल बाहर से विदेशों से आयात किया जाता है तो वह विभिन्न स्टेट्स के अंदर से होकर गुजरता है, तो आईजीएसटी दे होती है, वो भी इनपुट टैक्स के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। सीजीएसटी की धारा 9 की धारा या उपवाक्य 3 और 4 में देकर, आईजीएसटी की धारा 5 की उपवाक्य 3-4 में देकर,
SC/ST की धारा 9 की उपधारा या उपवाक्य 3-4 में देकर और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी GST की धारा 7 के अंतर्गत भी जो है वो उपधारा या उपवाक्य 3-4 में देकर ये सभी कर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। एक बात यहाँ पर विपरीत बाहर के अंतर्गत जो कर जमा कराया जाता है उसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की जाती है, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन यदि किसी कंपोजिशन आपूर्तिकर्ता से कोई माल खरीदा गया है या सेवा ली गई है तो ऐसी माल या सेवा के ऊपर जो कर चुकाया जाता है वो कंपोजिशन कर होता है। इस कंपोजिशन कर को इनपुट टैक्स में नहीं सम्मिलित किया जाता। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की होती है क्योंकि वो सामान्य नॉर्मल GST का टैक्स नहीं होता है, इसलिए उसके ऊपर इनपुट टैक्स भी नहीं मिलता है, मतलब वो नहीं पेमेंट किया जाता, वो इनपुट टैक्स की परिभाषा में नहीं आता। बाकी ये जो है और है वो चीज़ें भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो अभी जैसे अपन पहले भी इसका वर्णन कर चुके हैं कि जितनी भी इनपुट्स ली गई चाहे वो माल की हो या सेवाओं की हो उन पर जो कर चुकाया जाता है उसको अपन इनपुट टैक्स कहते हैं। एक पंजीकृत करदाता जो जब अपनी आपूर्ति करता है उस पर जो टैक्स बनता है उसका जितना टैक्स दे होता है उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। और इस आउटपुट टैक्स में से जो उसने इनपुट्स लिए थे खरीदे थे उन पर जो टैक्स चुकाया था उसकी जमा उसको मिल जाती है। तो ऐसी जो इनपुट्स का जो टैक्स है उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यानी उस क्रेडिट तब होती है जब उसको जमा का फायदा मिलता है तो आउटपुट टैक्स में से इसको घटा करके शेष राशि उसको नकद रूप से सरकार के खाते में जमा करानी पड़ती है। तो ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होती है वो एक्चुअल में जो इनपुट्स या सेवाएं या माल और सेवा जो उसने ली थी उन पर जो कर भुगतान किया था उसकी ही क्रेडिट दी जाती है। और यदि इस प्रकार की क्रेडिट ज़्यादा होती है उसके अर्थ उसको रिफंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट जॉब वर्क या छुटपुट कार्य जिसको हम जॉब वर्क कहते हैं। एक बात सीधी सी है कि जब कोई पंजीकृत व्यक्ति है जब वो अपनी किसी माल के ऊपर प्रक्रियांकन करवाता है और ऐसा प्रक्रियांकन किसी कोई कार्य या प्रक्रिया जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को करने के लिए देता है तो उसको अपन जॉब वर्क कहते हैं। तो इस प्रकार का जो अन्य कार्य करने वाला व्यक्ति जॉब वर्कर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक फर्नीचर का व्यापारी है और उसने फर्नीचर बनवाने के लिए कारपेंटर को लकड़ी सप्लाई की और तो यहाँ पर जो और ऐसे ही मान लीजिए एक रेडीमेड गारमेंट्स का एक व्यवसायी है उसने कपड़ा आपूर्ति किया दर्जी को ड्रेसेस बनाने के लिए। तो यहाँ ऐसा कार्य जो होता है जो कि ये बढ़ई या कारपेंटर करेगा इस कार्य को जॉब वर्क कहते हैं और ये बढ़ई या दर्जी जो है वो जॉब वर्कर कहलाएंगे। ये जॉब वर्कर वास्तव में अपने कार्य की मजदूरी लेता है तो एक सेवा कार्य के अंतर्गत ये आता है। सेवा प्राप्तिकर्ता का स्थान लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। सेवा प्राप्तिकर्ता का स्थान का मतलब जिसने सेवा प्राप्त की है उसका स्थान क्या है। सीधी सी बात है वह स्थान उस व्यक्ति के पंजीकृत होने का स्थान हो सकता है, उस जहाँ पर उस व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है वो पंजीकृत का स्थान। यदि पंजीकृत का स्थान के अलावा उसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट वाले स्थान हो सकते हैं यानी स्थायी संस्थापन के स्थान हो सकते हैं जो पंजीकृत स्थान के अलावा होंगे। तीसरे ये स्थायी संस्थापन एक से अधिक भी हो सकते हैं। यदि उनमें से कोई सा भी नहीं है यानी एक से अधिक स्थान भी नहीं है, एक स्थायी संस्थापन भी नहीं है, कोई पंजीकृत स्थान भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में सेवा प्राप्तिकर्ता या सेवा प्राप्त करने वाले के स्थायी रूप से आवास का जो पता है वही उसकी रेसिपिएंट ऑफ दिस सर्विस का एड्रेस होगा, वही
आपूर्तिकर्ता का आपूर्ति प्राप्तिकर्ता का स्थान होगा, वही आपूर्ति प्राप्तिकर्ता का स्थान जिसको अपन कहते हैं लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट होगा। इसी प्रकार से लोकेशन ऑफ द सप्लायर, सेवा आपूर्तिकर्ता का स्थान भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि सेवा आपूर्तिकर्ता का स्थान भी या तो सेवा आपूर्तिकर्ता का रजिस्टर्ड होने का पता या रजिस्ट्रेशन या पंजीयन का स्थान उस व्यवसाय का, यदि पंजीयन के स्थान के अलावा उसका आपूर्तिकर्ता का स्थान जो है वो स्थायी संसाधन जो स्थायी संस्थापन का स्थान है वो हो सकता है, और यदि एक से अधिक स्थायी संस्थापन से आपूर्ति हो रही है तो फिर प्रत्यक्ष जो स्थायी संस्थापन का स्थान है उसको आपूर्तिकर्ता का स्थान कहेंगे, और यदि इनमें से कोई सा भी नहीं है तो आपूर्तिकर्ता के स्थायी आवास का जो स्थान है वही आपूर्ति का स्थान कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है क्योंकि अपन आगे देखेंगे लोकेशन ऑफ द सप्लाई, लोकेशन ऑफ द सप्लाई रेसिपिएंट, ये हम जब अपन देखेंगे कि क्योंकि कर के निर्धारण के अंतर्गत इन चीज़ों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इनके स्थान के बारे में जानकारी होना आवश्यक होती है। नेक्स्ट, निर्माण, जिसके मतलब कहते हैं मैन्युफैक्चर। निर्माण किसे कहते हैं? निर्माण के अंतर्गत कोई एक ऐसे किसी कच्चे माल या कोई आगे जिसको इनपुट कहते हैं उनका प्रक्रियांकन करने से कोई नया उत्पाद अस्तित्व में आ जाए, कोई नया उत्पाद अस्तित्व में जाता है और उस नए उत्पाद का अलग नाम, गुण और उपयोग भी हो, यानी उसका अलग नाम हो, उसका गुण अलग हो और उसका उपयोग अलग हो। जैसे रुई से धागा बनाया, ठीक है, तो ये धागे का निर्माण कहलाएगा। लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण कहलाएगा। तिलहन से तेल का निर्माण कहलाएगा। और जैसे तेल है, सोडा है, इनसे साबुन का उपयोग हो गया, यानी साबुन बनाने का काम हो गया, साबुन का निर्माण हो गया। आटे से ब्रेड का निर्माण करना हो गया। तो ये निर्माण की श्रेणी, ये बहुत एक सिंपल की बात है कि वो जो भी कच्चा इनपुट होता है उसके लिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट एक सामने आता है, एक नया उत्पाद उसके अंदर अस्तित्व में आता है और उसके गुण, विशेषता, उसके उपयोग, उसका नाम भी अलग होता है, उसके गुण भी अलग होते हैं, उसके उपयोग भी अलग होते हैं, तो फिर वो निर्माण कहलाता है। मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य, ये शब्द भी बहुत काम आता है कि बाजार मूल्य से क्या अभिप्राय होता है। बाजार मूल्य का एक अपने सीधे सीधे अर्थ ये ले सकते हैं कि किसी भी वस्तु या सेवा का वह मूल्य जो कि बाजार में प्रचलित है, यानी वह मूल्य जिसको हाँ अंदर जी मोटर चला रखी है ना थे, हाँ कर दूंगे, ठीक। वो ऐसा मूल्य होता है जो कि आमतौर से जिसको प्रचलित है और जिसको प्राप्तिकर्ता और एक दूसरे से वो मूल्य संबंधित नहीं होना चाहिए। यानी इसका अभिप्राय ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी को भी माल बेच सकता है और उसका प्रतिफल जो होता है वो ले लेता है, लेकिन वो कोई अपने संबंधी को माल बेचता है या कोई ऐसे जो किसी पार्टनर को माल बेचता है, तो वो मूल्य बाजार मूल्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन को बेचता है, तो उसको हम बाजार मूल्य नहीं कह सकते। तो ये एक ऐसा पूर्ण मूल्य होता है जो कि आपूर्ति प्राप्तिकर्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाना है। आपूर्ति प्राप्तिकर्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाना है ताकि समान प्रकार के गुण वाली वस्तु व सेवा प्राप्त की जा सके, तथा जहां पर आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तिकर्ता एक दूसरे से संबंधित या रिलेटेड नहीं हो। जैसे ऐसे ही हो कि जैसे किसी अपरिचित व्यक्ति को जो माल बेचने पर जो आदान प्रदान जैसे मूल्य का जो भुगतान होता है उसी को अपना बाजार मूल्य कहते हैं। तो ये ऐसा मूल्य होता है जिसमें जो भुगतान होता है वो समान प्रकार की गुण वाली वस्तु और सेवा के बारे में होता है, और जहाँ पर दोनों व्यक्ति यानी आपूर्ति लेने वाला और देने वाला आपस में रिलेटेड संबंधी नहीं होते हैं। आगम कर या आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं? आगम कर या आउटपुट टैक्स एक पंजीकृत करदाता द्वारा की गई कर योग्य आपूर्ति
जो कि माल या सेवा की होती है, उसके ऊपर जो देकर की राशि होती है जिसमें विपरीत भार के अंतर्गत देकर शामिल नहीं होता है। तो इसका एक बहुत सिंपल सी बात है कि किसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। एक कोई पंजीकृत करदाता है जो कि कोई आपूर्ति करता है ना, किसी व्यक्ति को जो आपूर्ति करता है वो, तो आपूर्ति करने पर जो उसका टैक्स बनता है, यानी जो उस आपूर्ति के मूल्य पर, और ऐसी आपूर्ति निश्चित करयोग्य की वस्तुओं की आपूर्ति करेगा, माल या सेवा की। तो जब एक पंजीकृत करदाता करयोग्य माल या सेवाओं की आपूर्ति करता है तो उस आपूर्ति पर जो दे कर आता है, यानी जो कर बनता है, उसको अपन आगम कर या आउटपुट टैक्स कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के कर में विपरीत भार के अंतर्गत जो कर भुगतान किया जाता है वो सम्मिलित नहीं करते हैं। अब विपरीत भार रिवर्स चार्ज का क्या होता है वो अपन आगे की स्थिति में देखेंगे कि उसे हम क्या कहते हैं। लेकिन ऐसे विपरीत भार के अंतर्गत भी कुछ टैक्स बनता है, उस टैक्स को आगम कर की परिभाषा में सम्मिलित नहीं करते। धन्यवाद बच्चों को, आज इतना ही। आगे की कुछ टर्म्स के बारे में अपन अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।